मेरे ऊपर कर्ज हो गया इतना ज़्यादा, लेकिन अब मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं दोबारा व्यापार कर ही नहीं सकती। अपने वजन के बराबर आटे की गोलियां बनानी है अच्छा। और फिश को खिलानी है। आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे तो कन्या बहन ऋण का दोष है। सूर्य चंद्रमा दूसरे घर में बैठे या सातवें घर में बैठे तो पत्नी ऋण, जितना ये क्रिटिकल होगा ना उतना पाप ज्यादा किया होगा। तो आपने किसी गौशाला में जाकर के अपनी पत्नी के साथ या पत्नी शादी से पहले 100 गायों को चारा खिलाया। अचानक से प्रमोशन मिलना होता है, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलता, वो डिमोशन हो जाता है। चौथे घर में, 11वें घर में, दूसरे घर में, 10वें घर में, 5वें घर में अगर कोई ग्रह नीच का बैठा है ना, उस ग्रह से रिलेटेड थोड़े दान कर ले। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। ये कार्यक्रम और भी खास और भी ज़्यादा स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज उस कार्यक्रम में जो हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही खास है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं आप में से जो बिजनेस कर रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी अपनी नौकरी शुरू की है, लेकिन आप लोगों को ना तो अपने बिजनेस में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और ना ही अपनी नौकरी में। आपके लिए जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, लेकिन उन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस कार्यक्रम में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे साथ लाइव डिजाइनर यहाँ पर कुणाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुणाल जी आपका। नमस्कार। नमस्कार कुणाल जी। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और सबसे पहला सवाल आज मेरा आपसे यही है कि बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर नौकरियां अभी अभी उन्होंने शुरू की है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो उनके मन में ये सवाल चल रहा है कि बिजनेस हमारा चलेगा या नहीं चलेगा, या जो वो कर रहे हैं उसमें उनका मन नहीं लग रहा है। पहले तो ऐसा क्यों हो रहा है, और दूसरा कि आप कैसे ये बता सकते हैं कि किन्हें बिजनेस करना चाहिए और किन्हें जॉब करनी चाहिए। देखो, हर पुरुष और हर स्त्री आज के समय पे एक्टिव हो चुके हैं और वो कुछ करना चाहते हैं इस दुनिया में, अपने देश में, अपने परिवार में नाम कमाना चाहते हैं। एजुकेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो सबके मन में बस यही रहता है कि एक अच्छी सी जॉब लग जाए और अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि जब तक अच्छी जॉब नहीं लगेगी शादी के बारे में नहीं सोचेंगे। या आज ऐसी बहुत सारी फैमिली हैं जो अच्छा बिजनेस कर रही हैं, उनका बच्चा अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ले, अच्छी एजुकेशन पाने के बाद उनके बिजनेस को समझ ले और उसको आगे बढ़ाए। हर माता पिता इसी सपने के साथ अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और उनको ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं सभी उन माता पिताओं को कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली के भाव पर गौर जरूर डालें। भाव यानी कि ये जो जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं ना, इनको भाव कहते हैं। प्रथम भाव, जो पहला घर जिसको लगन कहते हैं, इसको प्रथम भाव कहा गया है। और इसी से ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये जो खाने में जो नंबर है ये राशियां हैं। पर लगन प्रथम भाव, और लगन से अपने राइट की तरफ पहला और लेफ्ट की तरफ 12वां, ये भाव है। तो इन भावों में जो ये नंबर होते हैं ये राशियां होती हैं। अगर किसी भाव में 1 नंबर है तो मेष लगन होगा, 5 नंबर है तो सिंह लगन होगा, 8 नंबर है तो वृश्चिक लगन होगा, 12 है तो मीन लगन होगा। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व देखना है, किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी देखनी है, चाहे बच्चे की, चाहे बड़े बूढ़े की, चाहे किसी स्त्री की, चाहे किसी बच्चे की, अगर पर्सनैलिटी के बारे में जानना है ना तो हम असेंडेंट को देखेंगे, लगन में नंबर को देखेंगे। इस नंबर का भाव में होना व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। जो चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो उससे राशि देखी जाती है, वो व्यक्ति विशेष के नेचर के बारे में, व्यवहार के बारे में अवगत कराती है। लगन का और राशि का आपस में मित्र होना बहुत जरूरी है। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले किसी भी बच्चे की जब जन्म कुंडली हम देखते हैं तो मैं ये देखता हूं कि ये बच्चा क्या योग लेके पैदा हुआ है। योग मनुष्य के जीवन में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। शुभ योग, सौभाग्य योग, वृद्धि योग, ये अच्छे योगों में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो राजा बना देता है। ये प्रारब्धों से डिसाइडेड होता है, कर्मों से डिसाइड होता है, लेकिन उसके बाद नक्षत्र, कौन से नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, फिर किस लगन में, किस राशि में, और उसकी ग्रह स्थिति क्या है, ये सबसे बाद में देखी जाती है, जिसको
आपने देखा होगा जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं सबसे पहले व्याख्या शुरू कर देते हैं ना, व्याख्यान बोलना शुरू कर देते हैं, वो सबसे बाद में देखा जाता है। अब आज का जो सवाल है वो है व्यवसाय को लेकर के, कि व्यवसाय के बारे में कैसे जाने। पहले तो हमें उस व्यक्ति का व्यक्तित्व पता होना चाहिए कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी ओरा कैसी है। उसके बाद उसकी जन्म कुंडली में उसका पंचम भाव और उसका दसम भाव। दसम भाव से दोस्तों ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य भोग, प्रतिष्ठा, इन सब का विचार किया जाता है। बड़े ध्यान देने वाली चीजें हैं जो शायद आपको, मुझे नहीं पता कि आपने ये पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं, बट मैं जो आज आपको चीजें बताने जा रहा हूं, ये अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में बहुत काम आएगी। आपने देखा होगा एक व्यापार होता है जो पिता से पैतृक मिलता है, एक व्यापार होता है जो व्यक्ति खुद से खड़ा करता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये दोनों अलग अलग भाव से देखे जाते हैं। अगर व्यक्ति का पिता से मिलने वाला व्यापार पर हम विचार करेंगे तो उसके लिए हम जन्म कुंडली के 10th भाव को देखेंगे। 10th भाव जो पितृ सुख और पितृ से मिलने वाली, पिता से मिलने वाली प्रॉपर्टी, जो पैतृक चला आ रहा, यानी कि दादा ने शुरू किया, परदादा ने शुरू किया और कई पीढ़ियां करे जा रही हैं उस बिजनेस को, वो 10th घर से ही देखा जाएगा। बड़े व्यापार, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जिसमें हजारों लोग काम करते हैं, वो 10th घर से ही देखे जाएगी। लेकिन शादी हुई, पापा नौकरी में थे, ऐसे भी तो आपने देखा होगा ना, बच्चे शादी होते ही बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले नौकरी थी, बाद में वो बिजनेस में चले गए, या नौकरी के साथ साथ बिजनेस में चले गए। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये हम किस भाव से विचार करते हैं? जन्म कुंडली के 7th हाउस से। ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य भोग, प्रतिष्ठा, हड्डियां, पीठ, पीठ में प्रॉब्लम होना, हड्डियों में प्रॉब्लम होना, घुटनों में प्रॉब्लम होना, 10th घर से देखा जाता है। 7th हाउस पति पत्नी के संबंधों का घर है। पुरुष के लिए उसकी स्त्री का और स्त्री के लिए उसके पति का भाव है 7th। बट इसके अलावा साझेदार, मृत्यु, गमन, व्यापार, धन का चोरी होना, धन का प्राप्ति होना, पैसे का खो जाना, पैसे का लॉस चले जाना, ये 7th हाउस से देखा जाता है। जो शादी से पहले नौकरी करते हैं या शादी से पहले जिनकी लाइफ में जॉब के माध्यम से पैसा कमाना लिखा होता है और शादी होती है, उसके बाद कुछ समय के बाद वो अचानक बिजनेस में चले जाते हैं और बिजनेस में बहुत तरक्की हासिल करते हैं, या उनकी जॉब ऐसी है जो करोड़ों लोगों के बिजनेस से भी बहुत ऊपर है, कि नौकरी में उन्होंने इतना पैसा कमाया, जॉब में इतना पैसा कमाया जो बिजनेस में आदमी नहीं कमा सकता। जैसे सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने, उनकी तनख्वाह जो है अगर मैं बता दूं, करीबन 2600 करोड़ रुपए सालाना पैकेज है उनका। अच्छा। अगर हम इंडियन मनी से कैलकुलेट करें तो करीबन उनको, वो 2 कंपनियों के सीईओ हैं। तो पहली कंपनी से उन्हें करीबन 2100-2200 करोड़ का पैकेज है और दूसरी कंपनी से भी उनको 400-500 करोड़ का पैकेज मिला, तो अप्रोक्स 2600, अब शायद वो 3000, 3200-3500 करोड़ का पैकेज होगा। ये काफ़ी समय पहले मैंने उनकी कुंडली को बड़ा स्टडी किया था, तब मैंने देखा था, तब मैंने उस समय उनकी जो है 4-5 साल पहले की बात होगी, तब मैंने उनकी जो इनकम है उसको देखा था। तो उनकी जॉब ऐसी है, उनकी इनकम ऐसी है, तो कितने करोड़ों लोगों के बिजनेस करने से भी इतनी इनकम उनको नहीं मिल रही होगी, और टेंशन फ्री। तो ऐसे पर अकेले सुंदर पिचाई नहीं है, और भी बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो जॉब पे हैं लेकिन कई बिजनेसों से बहुत ऊपर है, बट वो बिजनेस के मालिक नहीं है। जब मालिक चाहेगा तो उनको हटा सकता है, हालांकि उनको जरूरत होगी नहीं होगी अलग बात है, बट मालिक नहीं है, डिसीजन नहीं ले सकते। तो मैं यहाँ पर एक लाइन सुनाना चाहूंगा, जननी जने भाग्यवान, जननी जने भाग्यवान। भाग्यवान समझती हैं आप? जो भाग्य का राजा होता है। जननी जने भाग्यवान, और भाग्यवान के द्वार पड़े रहे विद्वान। यानी कि एक माँ एक भाग्यवान बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे के द्वार पर पढ़े लिखे
नौकरी करने के लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं। धीरू भाई अंबानी जी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं ली थी, लेकिन मास्टरमाइंड थे। मैंने ये भी सुना है कि शुरुआती समय में वो एक पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे और उससे 75,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाना, अपने बच्चों को देना, ये इतिहास है और ये युगों तक ये इतिहास बना रहेगा। आज दो चीजें होती हैं कि एक आदमी अपने कर्म करके, मेहनत करके, सत्कर्म करके राजा बन जाता है और एक बच्चा अपने प्रारब्धों से उस घर में जन्म पा लेता है, तो राजा का बेटा तो राजा ही हुआ ना। बिल्कुल। तो मुकेश अंबानी जी के पिता ज्यादा अमीर थे कि धीरू भाई अंबानी जी के पिता ज्यादा अमीर थे? आप बताओ। धीरू भाई अंबानी के पिता? नहीं, धीरू भाई अंबानी जी के तो पिता बहुत ही गरीब ही होंगे, क्योंकि तभी तो पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे। बट मुकेश अंबानी जी के पिता कौन थे? धीरू भाई अंबानी थे। तो मुकेश अंबानी के पिता ज्यादा अमीर हुए धीरू भाई अंबानी जी के पिता से। उसकी वजह कि उनके अपने कर्म थे, उन्होंने सिर्फ जन्म पाया और वो मालिक हो गए। मुकेश अंबानी जी के घर में 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटी ईशा, वो जन्म के साथ मालिक हो गए। अब उनके बच्चे जो जो जन्म लेगा वो तो मालिक ही हो गया ना। तो ये अपने प्रारब्धों के, पुण्य कर्मों का, अच्छे आचरण का फल है, जो कि ऐसे बहुत और लोगों को भी प्राप्त होता है। तो राजा बनने के लिए दोस्तों जरूरी नहीं कि एजुकेशन दी जाए, अच्छे कर्म भी काफी है, आपका भाग्य है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर मैं बात करूं, एक आपने सुना होगा MDH मसाले के जो मालिक थे, मैं भी मिला उनको, मुझे भी बहुत मिले थे, बहुत मुझे पसंद भी करते थे वो। तो उन्होंने एक किताब थी उनकी, पौने 5वीं क्लास पास थे वो। पौने 5वीं क्यों उन्होंने बोला कि 4th क्लास पास करने के बाद उन्होंने 5वीं क्लास में एग्जाम नहीं दिए थे। अच्छा। और कैसे बना एक तांगे वाला मसालों का बादशाह। तो एक किताब बहुत प्यारी किताब है, कभी अगर मौका मिलेगा, मेरे पास शायद होगी तो मैं आपको दूंगा, पढ़ना उसको। तो उन्होंने अपनी पूरी जर्नी लिखी उसमें। तो ये बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कितनी उनके पास नौकरी करने वाले बहुत पढ़े लिखे लोग थे। आज देखिए पूरे वर्ल्ड में MDH मसाले बिकते है ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही राजा बनने के लिए अच्छे कर्म, अच्छे आचरण, अच्छे व्यक्तित्व का होना जरूरी है। बट हम जन्म कुंडली में ये सब चीजें दोस्तों देख सकते हैं अगर पढ़ने वाला एक अच्छा इंसान हो, पढ़ने वाला परफेक्ट इंसान हो। वो कैसे देख सकते हैं कि 10th घर हमारे स्टेटस का घर है, ओहदे का घर है, बट 7th हाउस हमारी डे टू डे इनकम का घर है, हमारे व्यापार का भी घर है, हमारे रोजमर्रा रोज जो इनकम आती है। जैसे कुछ बिजनेस तो देखे होंगे कि एक फैक्ट्री लग गई, वो किसी का माल बना रही है और उसको बेच रही है, महीने टू महीने, 10 दिन में, 15 दिन में उनकी पेमेंट्स आती हैं। लेकिन ऐसे भी बिजनेस हैं जो आप दुकान पे जाओ, कुछ खरीदोगे, पैसे दोगे तो सामान मिलेगा। जैसे शोरूम्स होते हैं, दुकानें होती हैं, आप गए, खरीदा, और इसको डे टू डे इनकम कहते हैं, हर रोज होने वाली इनकम। ये 7th हाउस से ही देखी जाती है। अच्छा। और छोटे व्यापार, शॉर्ट टर्म व्यापार 7th हाउस से देखे जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियों की जन्म कुंडली में, बहुत सारी लड़कियों की जन्म कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि उनकी जिससे शादी होती है वो अपने पति को राजा बना देती है। यानी कि वो भिखारी से भी शादी करेंगी तो भी वो राजा बन सकता है। अच्छा। तो अगर ऐसी लड़की से आपकी शादी हो जाए, या आपकी शादी जिससे हुई है और उसकी कुंडली में ऐसे योग है, और आप उसके साथ लड़ाई करते हो, आप उसको दुत्कारते हो, आप उसका अपमान करते हो, तो आप कभी राजा नहीं बन सकते। उसकी कुंडली में तो है योग, लेकिन आप राजा कभी नहीं बन सकते, क्योंकि आपने अपने नेचर से, अपने कर्मों से, अपने कुकर्मों से उस राजयोग को भंग कर लिया। इसलिए आपने बहुत बार मुझे कहते सुना होगा कि फ्राइडे को, कभी कभी फ्राइडे को अपनी पत्नी को बाहर डिनर पर लेकर के जाए, उसके साथ वक्त बिताएं, उसको अपने दिल की सारी बातें शेयर करें, उसको कभी कभी फ्राइडे के दिन शॉपिंग कराएं, क्योंकि फ्राइडे यानी कि वीनस आपकी जन्म कुंडली में आपकी पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों, आप अपनी जन्म कुंडली उठाओ, आपकी जन्म कुंडली में 7th हाउस का मालिक
अगर 9th हाउस में बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, 11th हाउस में बैठा है, आपके लगन में बैठा है, आपके द्वितीय हाउस में बैठा है, आपके तृतीय हाउस में बैठा है, आपके चतुर्थ हाउस में बैठा है, आपके पंचम हाउस में बैठा है, कितने सारे हाउस हो गए, कहीं तो बैठेगा ही ना। तो 12 में से 8 पोजीशन में अगर वो बैठा है, सुग्रही बैठा है, तो आपकी किस्मत शादी के बाद बदलेगी, और ऐसी बदलेगी कि आप इतिहास बन सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने दोस्तों के लिए। लोग बोलेंगे कि यार ऐसा बनो, ऐसा बन के दिखाओ, ऐसा इतिहास रचो, बट उसकी वजह ये तो योग आपकी कुंडली में है कि आपकी शादी होएगी और आप इतिहास रचोगे, आपकी किस्मत ऐसी बदलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत लोग तो इस बात को समझ लेते हैं, पर बहुत लोग नहीं समझ पाते। जाने अनजाने पत्नी का अपमान करते रहते हैं, उसको नीचा दिखाते रहते हैं। माता से जरा सी बात हो गई, माता ने जरा सी शिकायत कर दी, जरा सा कुछ बोल, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत सारी माँओं में कॉम्प्लेक्शन हो जाता है कि उनका बेटा बहू को ज़्यादा समझता है, मुझे सम्मान नहीं देता, या बहुत सारी जो माएँ होती हैं ना, उनको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बेटा मेरी सुन नहीं रहा है। पर मैं कहता हूँ यहाँ थोड़ी सी माताओं को ये समझ आना चाहिए कि उसकी तरक्की शादी के बाद उसकी पत्नी के माध्यम से लिखी है। उसको अपनी पत्नी को सम्मान देना पड़ेगा, प्यार देना पड़ेगा। लक्ष्मी के कितने रूप हैं, कितने रूप हैं लक्ष्मी के, महालक्ष्मी के कितने रूप हैं? बहुत सारे। अष्टलक्ष्मी तो है ही, ये तो कहती है ना अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी नो निधि के दाता। तो अष्टलक्ष्मी में कैलकुलेट करते हैं क्या ये लक्ष्मियां कौन है। माता महालक्ष्मी है, माता महालक्ष्मी है, तो पत्नी भाग्य लक्ष्मी है, पत्नी भाग्य लक्ष्मी है। बेटी शुभ लक्ष्मी है, तो बहन आदि लक्ष्मी है। बुआ सिद्धि लक्ष्मी है। तो ये लक्ष्मी के आपके घर में सारे रूप है ना। आपके दोस्त के रूप में जो है वो भी लक्ष्मी है, आपके दोस्त की बहन वो भी एक लक्ष्मी है। इस दुनिया में कोई लड़की ऐसी है ही नहीं जो लक्ष्मी का रूप ना हो। लक्ष्मी को पाने का तरीका भी आपको नहीं पता। लोग लक्ष्मी को सिर्फ अपनी, मैं क्या बोलूं, सिर्फ हवस का एक तरीका समझ लेते हैं कई बार। इसके साथ फ्रेंडशिप हो गई, फिर एक और के साथ फ्रेंडशिप हो गई, फिर एक और के साथ फ्रेंडशिप हो गई, तो अपने 7th हाउस को वो खराब कर लेते हैं। अब व्यापार के घर को जब आप खराब कर लोगे तो व्यापार चलेगा कैसे? बिल्कुल। पैसे वाले बहुत सारे लोग हैं, हमारे सर्कल में भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, आपके भी दोस्त होंगे, इस दुनिया में फैले हुए हैं। कोई ना कोई किसी का दोस्त है, सब एक दूसरे की बातें जानते हैं, समझते हैं। बिल्कुल। तो हम जब ये जो सुनते हैं, समझते हैं, तो पाप बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि लोगों की जो हवस है ना वो बढ़ती जा रही है, ख्वाहिशें बढ़ती जा रही है। जिसका बहुत पैसा है ना, वो अपने पैसे के रुआब पे, पैसे के नशे से वो बहुत फायदा उठा रहा है। क्या पाके क्या खो रहे हो, इस पर विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर इस पर नहीं विचारेंगे तो आप कभी अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाल नहीं पाओगे। बिल्कुल। मैंने जो हालात देखे वहां पे युवा पीढ़ी के, टीनेज बच्चों के, 12th के बाद जो बच्चे चल, उनको भी पता नहीं होता। देखो 12th के प्यार में, फिर ग्रेजुएशन के प्यार में, और मास्टर्स के बाद का जो प्यार होता है वो ना बड़ा चेंज और डिसाइडेड होता है। बिल्कुल। यानी कि जब मास्टर्स टीनेज में जो प्यार है ना वो सुंदरता और अट्रैक्शन होता है। जो ग्रेजुएशन का प्यार है वो फिजिकल नीड होती है। लेकिन जो मास्टर्स के बाद अब उनको ये है कि ये लड़की पढ़ी लिखी भी है, सुंदर भी है, अच्छे घर की भी है। अब लड़की भी देख रही है कि ये लड़का सुंदर तो बहुत नहीं है, लेकिन पैसे वाला ठीक है, पढ़ा लिखा है, सिंसियर है, समझदार है। कल को बच्चे होंगे तो उनको अच्छा रास्ता दिखाने में सिद्ध पुरुष है। तो कुछ कंप्रोमाइज करके लड़की अपने जीवन का बेस्ट डिसीजन लेती है कि उसके लिए आज सीरत मैटर नहीं कर रही है, सूरत मैटर नहीं कर रही है, उसके लिए सीरत मैटर कर रही है। यानी कि अंदरूनी दिल का बहुत अच्छा इंसान है, उसकी शक्ल बहुत अच्छी चाहे ना हो, बट वो बाय हार्ट बहुत अच्छा है। स्त्रियों का आदर करता है, लड़कियों का आदर करता है, मान सम्मान करता है, और लड़की शादी करती है और सुखी रहती है।
अब जो सूरत पे मरती हैं, ऐसे बहुत लड़कियां देखी हैं कि उनके जो बॉयफ्रेंड, उनके जो पति बनते हैं ना, उनके मल्टीपल अफेयर शादी के बाद भी होते हैं। ऐसा कोई पुरुष नहीं होगा जिसके जीवन में ये ऑप्शंस ना आते हों, बिल्कुल। बट उन ऑप्शंस को कैप्चर करना है कि नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करना है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति एक ही बार गलती करता है, एक ही बार उसका मंथन होता है, उसके बाद वो पीछे मुड़, उसको फिर सोच विचार उसके जीवन से खत्म हो जाती है। तो इन चीजों से वो अपने 7th हाउस को खराब कर लेता है। 7th हाउस जो कि स्त्री, पत्नी, डे टू डे इनकम का घर है। तो बहुत सारे लोग अपने व्यापार को दोस्तों सिर्फ अपने कर्म ट्रैक से ही खराब कर लेते हैं। अब वो पंडितों के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो फोन में ऐप पर जाकर के बहुत सारे पंडितों से घंटों बात करते हैं, तरह तरह के पंडितों के पास भटकते रहते हैं, लेकिन पैसे की बर्बादी करते हैं, उनका व्यापार ठीक नहीं होता। ठीक होने के लिए पहले कर्म को ठीक करना जरूरी है, तभी रास्ता निर्धारित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे पास दुनिया का कोई भी आदमी आएगा और मैं किसी की भी किस्मत को बदल सकता हूँ। मैं भी कर्म ट्रैक के आधार पर ही तो काम करता हूँ। बिल्कुल। मेरा काम है आपकी कुंडली के माध्यम से आपको मार्गदर्शन देना, आपको रास्ता दिखाना, बट उस रास्ते पर तो आप ही को चलना है ना। बिल्कुल। अगर उस रास्ते पर आप चलेंगे ही नहीं तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? तो ये हमें समझना है दोस्तों। हमारी जन्म कुंडली में व्यापार जन्म कुंडली किन भावों से देखा जाता है, पर पैसा मिलने के तरीके क्या हैं। और मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आपसे कुछ पाप जरूर हो गए होंगे। जन्म कुंडली में आप अपनी देखिए कि आपके 7th हाउस में अगर सूर्य, चंद्रमा या राहु या इनमें से कोई भी ग्रह बैठा है, या आपके 2nd हाउस में सूर्य, चंद्रमा, राहु बैठा है, क्योंकि 2nd हाउस से लव लाइफ देखी जाती है और 7th हाउस से मैरिज देखी जाती है। 5वें घर से डिसीजन लाइफ देखी जाती है, डिसीजन शादी। 3 तरीके से आदमी डिसीजन लेता है। जो अरेंज मैरिज होती है वो 7th हाउस से देखते हैं, जो लव मैरिज होती है वो 2nd हाउस से देखते हैं। जो व्यक्ति डिसाइड करके करता है ना कि लड़की बहुत पैसे वाली है, ये लड़का बहुत पैसे वाले से शादी करके मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, वो यानी कि अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। और इसका मतलब उसने अपने 5वें भाव को एक्टिवेट किया हुआ, यानी कि उसका 7th हाउस, उसका द्वितीय हाउस और उसका 5म हाउस, तीनों उसने एक्टिवेट किए। तीनों के कॉम्बिनेशन से, समावेश से उसने डिसीजन लिया कि ये लड़की परफेक्ट है। पैसा भी है, सुंदर भी है, लाइफ भी अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी, सब कुछ। अब फिर हम बात करते हैं कि अगर सूर्य, चंद्रमा, राहु दूसरे या 7वें भाव में स्थित हो तो एक ऋण बनता है। इसको बोलते हैं पति या पत्नी ऋण दोष। पुरुष है तो पत्नी ऋण दोष और स्त्री है तो पति ऋण दोष। इसका मतलब पूर्व जन्म में भी इस व्यक्ति का या इस स्त्री की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं थी। अच्छा। और उसका प्रायश्चित करने के लिए अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरी स्त्री से रिलेशन बनाना, अफेयर चलाना, अपनी पत्नी को या किसी स्त्री को जान से मार देना जो मां बनने वाली थी, एक्सीडेंटल कोई डेथ हो जाना जिसमें स्त्री के गर्भ में बच्चा था, तो उससे एक दोष बनता है, ऋण बनता है। उसको बोलते हैं पति ऋण दोष या पत्नी ऋण दोष। तो किसी की कुंडली में भी आज भी तो दुनिया में लोग ऐसा कुछ कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल। तो ये इनको आज भी भोगना है और अगले जन्म में भी ये दोष ऋण के रूप में इंडिकेशन देंगे। ग्रह जब इन भावों में बैठते हैं ना तो ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के 3रे भाव में चंद्रमा बैठे तो कन्या बहन ऋण का दोष है। सूर्य, चंद्रमा दूसरे घर में बैठे या 7वें घर में बैठे तो पत्नी ऋण। जितना ये क्रिटिकल होगा ना उतना पाप ज्यादा किया होगा, क्योंकि इंडिकेशन मिल रहा है। तो आपको ये पता चल गया कि पूर्व जन्म का कोई ऋण बना हुआ है, तो आपने किसी गौशाला में जाकर के अपनी पत्नी के साथ या पत्नी शादी से पहले 100 गायों को चारा खिलाएं और अपनी पत्नी का उचित मान सम्मान बोला है। मैंने ये नहीं बोला कि आप चरणों में बैठे रहो। उचित जो जिसकी वो हकदार है, बिल्कुल उचित मान सम्मान करो, मैरिज लाइफ को अच्छा करो। पत्नी के हाथ में होगा नहीं होगा, मां के हाथ में होगा नहीं होगा, लेकिन आपके हाथ में है। आपकी पत्नी और आपकी माता, आपके पिता, आपके सिस्टर, आपकी बुआ, आपके भाई बहन के बीच में बैलेंसिंग बनाना। भगवान ने आपके अंदर सारे गुण दिए हैं, बट आप उनको एक्टिवेट नहीं कर रहे हो या आपको आता नहीं है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिलो, और पता है तो उसको बैलेंसिंग करो। आपकी मैरिड लाइफ ठीक हो गई तो आपका व्यापार अपग्रेड होता चला जाएगा। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने जीवन में नहीं पड़ेगी।
मैं रोज कुंडली नहीं देखता। मुझे कभी कोई याद आ गया तो, किसी ने कोई बात करी होगी तो मैंने उस समय को देखने की कोशिश करी होगी, वरना मैं कभी अपनी जन्म कुंडली को रोज नहीं देखता। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या कुछ गलती कर रहे हैं तो मैं उनकी कुंडलियों में लगा पड़ा हूँ, ये उपाय कर लो, ये करने, ये सबसे पहले मैं कहता हूँ अपने कर्म ऐसे करो कि आपको उपाय करने की जरूरत ही ना पड़े। उपाय हम कब करते हैं? जब हम कर्म ट्रैक से उतर जाते हैं। जब कर्म ट्रैक से उतरते हैं तो ज्ञान देने के लिए एस्ट्रोलॉजी है और वापस रास्ते पर लाने के लिए कुछ उसके उपाय हैं। बट पहले ऋणों से मुक्त होना है। जो पाप कर्म आपने पिछले जन्म में किए हैं उसका इंडिकेशन इन ग्रहों के आधार पर मिलता है, और वो अगर आपको पता चल गया तो सबसे पहले इन पाप कर्मों से अपने आप को मुक्ति दिलाओ। उसके बाद अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के 10th भाव में या एकादश भाव में सूर्य, चंद्रमा या मंगल बैठ जाए तो उसको क्रुअल्टी ऋण दोष कहते हैं। किसी से मकान, जमीन या कोई चीज ले लेना, उसको वापस ना करना। आज आपको नीड है, आपको कोई पैसे की नीड है, आपने मुझे 4 दिन बाद बोला कि कुणाल जी अगर कुछ पैसे अगर मिल जाएं तो मेरे को ना बहुत ज़रूरत है और मेरी अभी सैलरी आएगी, मैं आपको वापस कर दूंगी। मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिए या 50,000 रुपए दे दिए। अब ये ऋण कैसे उतरेगा? तो ये ऋण कैसे उतरेगा? ये ऋण जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं आपको वापस करूंगी। ऐसे ही उतरेगा। हाँ। और कोई तरीका है? नहीं। कि कोई पूजा करने से ये ऋण उतर जाएगा? किसी भगवान मेरा ये ऋण उतार दो, और या अपने पापा को बोलोगे या पति को बोलोगे या XYZ किसी को बोलने से नहीं कि मैं इनके इतने शो करती हूँ और इनको कुणाल जी को बोलो। ऋण तो उतारने का तरीका वही है ना। चाहे मैं आपसे ले लूं कि यार आज मेरे जो है पर्स नहीं है कंचन जी, और मेरे को आप 2,000 रुपए दे दो, मुझे पेट्रोल डलाना है। तो कि ठीक है कुणाल जी, कोई बात नहीं, आप ले लो, कल वापस कर देना, परसों वापस कर देना। बट 6 महीने वापस नहीं होएगा तो आप शायद शर्म में मुझसे ना मांगो, बट कोई भी जो ऋण है ना वो खत्म नहीं होता। अच्छा। इस जन्म में या तो आप उस ऋण को चुकाओगे, नहीं तो आपको सिर्फ जन्म इसीलिए लेना पड़ेगा कि आप अपने ये ऋण उतार सको। इसको क्रुअल्टी ऋण दोष कहते हैं, जालिमाना ऋण दोष, जो कि जन्म कुंडली के 10th और 11वें घर से देखा जाता है। अच्छा। अगर सूर्य, चंद्रमा या मंगल जितने भी राजयोग पोजीशन बना के बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, सुग्रही बैठे हैं, अच्छे कॉम्बिनेशन में बैठे हैं, राजयोग, जैमिनी राजयोग, अखंड साम्राज्य योग बना हुआ है, बट ये फलीभूत नहीं हो सकता जब तक आप इस प्रायश्चित को पूरा नहीं करोगे। अब क्योंकि पिछले जन्म का है तो ये पता तो चल नहीं रहा है कि हमने क्या लिया था, किससे लिया था। तो इसका उपाय है कि अपने वजन के बराबर आटे की गोलियां बनानी है। अच्छा। और फिश को खिलानी है एक ही दिन में, एक ही बार। अगर चंद्रमा से बना है तो सोमवार को, मंगल से बना है तो मंगलवार को, और सूर्य से बना है तो रविवार को। यही उपाय है। और साथ में ये प्रायश्चित करना कि आज के बाद मैं जीवन में किसी से अगर कोई चीज ले रखी है तो उनको वापस करना है, और अब मैं कभी कोई ऐसा ऋण, कोई ऐसा कर्ज, कोई ऐसी चीज अपने ऊपर उधार नहीं करूंगी या नहीं करूंगा कि जिससे प्रारब्ध भविष्य में मुझे इन ऋणों की वजह से जन्म लेना पड़े। पाप कर्मों से मुक्ति मिल गई है, मोक्ष मिल गया, आप स्वर्ग लोक चले जाओगे, वैकुंठ धाम चले जाओगे, शिव लोक चले जाओगे, स्वर्ग लोक चले जाओगे। बहुत सारे लोक हैं, बहुत सारे यक्ष लोक है, अप्सराओं का लोक है, प्रेत लोक भी है और नरक लोक भी है। बट आपके कर्मों के आधार पर ये लोक प्राप्त होते हैं। इस जन्म में कोशिश होनी चाहिए कि मुझसे ना हो। जब ये चीजें नहीं होंगी ना, वो आदमी बिजनेस के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहा होगा। अच्छा। अगर ये दोष नहीं होंगे आपकी जन्म कुंडली में, या आपने इनको खत्म कर लिया होगा ना दोस्तों, तो आपकी जिंदगी में व्यापार को लेकर के स्ट्रगल नहीं होगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जो दान कर रहे हैं, जो भी पुण्य आप कर रहे हैं ना, उसका 100% रिवर्ट बैक आपको मिल रहा होगा। क्यों नहीं मिल रहा? बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, मैं जी मेहनत बहुत करता हूँ पर जो मेहनत करता हूँ मुझे फल नहीं मिलता। मैं 100% मेहनत करता हूँ, 99% जाकर के मैं वापस आ जाता हूँ, मुझे रिजल्ट मिल ही नहीं पाता। लास्ट मोमेंट पे काम बनते बनते बिगड़ जाता है। इसकी वजह आप अपनी जन्म कुंडली को उठाओ, आप देखोगे कि आपकी जन्म कुंडली के 10th घर में या 11वें घर में सूर्य, चंद्रमा या मंगल या इनमें से कोई ग्रह बैठा होगा।
या इन घर में राहु केतु या नीच राशि में कोई ग्रह बैठा होगा तो आपको फल नहीं मिल रहा। फिर यहाँ पे वो कहावती कि बीज बबूल का बोए तो आम कहाँ से खाए। हम बिजनेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर फल मिल नहीं रहा। पर हमने ये पता ही नहीं लगाया कि हमने कांटों के पेड़ बहुत सारे लगाए थे लोगों के लिए। अब हम खुद गिर रहे हैं, इस जन्म में नहीं तो अगले। ऐसे बहुत सारे हमारे शास्त्रों में दोस्तों वर्णन है जिन्होंने सिर्फ अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जन्म लिया। एक जन्म था त्रेता युग, एक युग था त्रेता युग और एक युग था द्वापर युग। त्रेता युग में आपको पता होगा कि रामचंद्र जी ने बाली का वध किया था। बाली का वध किया था जो कि सुग्रीव के कजन ब्रदर थे। बट अगर उनका इतिहास देखो, जो बाली थे वो इंद्रपुत्र थे और जो सुग्रीव थे वो सूर्यपुत्र थे। अब सुग्रीव ने अपने भाई को मरवाया और चुपके से वध किया था। चाहे वो रामचंद्र जी ने किया उस समय, चलो जो भी वजह रही हो, लेकिन हर कर्म का फल होता है और भोगना ही पड़ता है। अगर आप जैन धर्म को भी स्टडी करोगे, मैंने जैन धर्म भी बड़ा स्टडी किया और तरुण सागर महाराज जी से मैंने करीबन 3 महीने शिक्षा ली थी जब वो गन्नौर में 2003 की बात है ये। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ये समझ आया था जब मैंने जैन धर्म को स्टडी किया, बाद में मैंने हस्तिनापुर में जाकर के देखा था कि 24 तीर्थंकर होते हैं और भगवानों ने भी अगर कोई पाप कर्म किया है ना तो उनको भी मुक्ति पाने के लिए जन्म लेना पड़ता है। जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक वो जन्म लेते रहते हैं। यानी कि इस मृत्यु लोक से मोक्ष पाकर जीते जी स्वर्ग पहुंचना तीर्थंकर बन जाने जैसी पोजीशन है। रावण को भी कहते अगले युग में तीर्थंकर बन जाएंगे, यानी कि वो भगवान बन जाएंगे। ये लिखा हुआ है, मतलब मैंने जो पढ़ा है। तो ऐसे ही हर कर्म का तो फल है ही ना, जो भोगना ही पड़ेगा। तो आज आप कितना भी अगर किसी से कुछ भी गलत करते हो तो आपको बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा इनसे मुक्त होने के लिए। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि अगर आप अपने व्यापार को, व्यापार 10th घर है और 7th हाउस है, तो अगर व्यापार को बहुत अपग्रेड करना है तो आपको इन ऋणों से अपने आप को मुक्त कराना है। इन ऋणों के लिए आपको किसी अच्छे विद्वान एस्ट्रोलॉजर से नॉलेज मिल सकती है। नहीं तो आप हमारी संस्था में एक कुंडली बनाते हैं हम दोस्तों, उसका नाम है कर्म कुंडली। उसका नाम है कर्म कुंडली। तो कर्म कुंडली में हम सबसे पहले ऋण ही निकाल के देते हैं। हम हर मनुष्य को, मैं कोई भी व्यक्ति मेरे पास आ जाए, मैं सबसे पहले उसको समझाता हूं कि आपकी कुंडली में ये ऋण दोष है और इन ऋणों से अपने आप को मुक्ति दिलाओ। जब तक उसका प्रायश्चित पूरा नहीं होगा वो तब तक उपाय कर नहीं पाएगा। मैंने नॉलेज तो दे दी, ज्ञान तो दे दिया, जन्म कुंडली तो बना के दे दी। और मैं ये भी आपको बता दूं कंचन जी, हम जो जन्म कुंडली बनाते हैं इस दुनिया में कोई ऐसी जन्म कुंडली बना नहीं सकता। अच्छा। जादू टोनों से दूर है, टोटकों से दूर है। इतने विनम्र, इतने आसान से सॉल्यूशंस हैं जो समझदारी वाले, कि अपने माता पिता और अपने माता पिता की समान उम्र वाले लोगों को नमस्कार करो, उनको इज्जत मान सम्मान दो। तो ऐसा करने से सूर्य ठीक होगा। किसी से भी कोई चीज मुफ्त ना ले, इससे बृहस्पति ठीक होगा। तो ये तो सावधानी हुई ना, इसमें पैसे खर्च नहीं हुए। तो हमारी जन्म कुंडली में ऐसे सॉल्यूशंस हैं। और जन्म कुंडली को लिखने का उद्देश्य है, बनाने का उद्देश्य मेरा यही था कि हर मनुष्य को, इस धरती पर रहने वाले हर मनुष्य को मैं सही मार्गदर्शन दे सकूं, सही ज्ञान दे सकूं। मुझे लगता है कि आज शायद मैं सफल ना हुआ हूं, बट एक दिन इसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जब मैं चला था तो मैं अकेला था। आज मेरे साथ एक कुटुंब है, एक कारवां है। मैं जब अकेला काम करता था तो अकेली मेरी किस्मत थी, शादी हुई, बच्चे, उनकी किस्मत जुड़ गई। एक स्टाफ, 2 स्टाफ, आज कम से कम 200-300 लोग काम करते हैं, तो उनकी किस्मत। तो उन सबको जब मेरे साथ वो जुड़े, मिले, तो उनकी सोच भी ऐसी हो गई। बिल्कुल। आप जैसे लोगों में, अभी मैंने ना एक आर्टिकल पढ़ा था या एक रील देखी थी, मुझे अभी ये तो याद नहीं है, बट मैंने देखा था कि बिहार के एक गांव में 100 घर हैं, तो उसमें से 70 घर के जो बच्चे हैं वो IAS IPS हैं। वो
आईएएस आईपीएस है। तो ऐसा क्यों? उस गांव में कोई खास बात नहीं है। उस गांव में जब एक बच्चा आईएएस बना तो उसके पड़ोसी ने भी उस रास्ते को चुना, फिर तीसरे पड़ोसी ने उस रास्ते को चुना। करते करते सबकी संगत, सबकी सोच, मेंटालिटी ऐसी होती चली गई कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, पीसीएस, जज उस गांव में 70 घर के बच्चे हैं। संगत का कितना असर? संगत का असर। तो मनुष्य के उसके चुनाव भी उसका समय, उसका जो आने वाला समय है, उसका जो जीवन है वो निर्धारित करते हैं। कर्ण ने दुर्योधन को चुना और मृत्यु डिसाइड हो गई। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को चुना और देवतुल्य हो गए। लेकिन पिछले जन्म में ये जो मैंने बताया था, ये बाली और सुग्रीव थे। भले ही भगवान उस पक्ष में सुग्रीव के साथ थे, क्योंकि सुग्रीव धर्म के साथ खड़े थे और बाली अधर्मी हो गए थे। छोटे भाई की पत्नी को पत्नी समान बना के रखना, इससे बड़ा पाप क्या होगा। बट इस जन्म में जो सुग्रीव का जन्म कर्ण के रूप में हुआ और बाली का जन्म अर्जुन के रूप में हुआ। अर्जुन इंद्र पुत्र थे, इंद्र का अंश थे, और कर्ण जो है वो सूर्य के अंश थे। तो दोबारा जन्म हुआ। अब कृष्ण भगवान तो विष्णु जी के अवतार राम जी भी थे और कृष्ण जी भी हैं, बट इस जन्म में कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ थे, क्योंकि अर्जुन धर्म के साथ खड़े थे। और कर्ण ने दुर्योधन को चुना। उसके बाद द्रौपदी का चीरहरण होने दिया, अपने मित्र मोह में बंधे रहे। मृत्यु उसी रूप से डिसाइड हुई जिस रूप से पिछले जन्म में उन्होंने पाप किया था। चुपके से जब वो, आपने देखा होगा कर्ण जब उनके रथ का जो पहिया था वो धंस गया था उतारने के लिए, पर जो अर्जुन को कृष्ण भगवान ने बोला कि अगर इसके हाथ में, कर्ण के हाथ में विजय धनुष आ गया तो इसको हरा नहीं सकते आप, कि अभी के अभी इसका वध करो। उन्होंने बोला भी तो ये निहत्था है, कि आपका बेटा भी निहत्था था और इसका अंत ऐसे ही होना है। तो तुम कोई पाप नहीं कर रहे हो, तुम उसको पापों से मुक्ति दिला रहे हो। अर्जुन ने उनका अंत कर दिया। यही आप सभी को दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि चाहे इस जन्म में कोई कर्म हो या पिछले जन्म का कोई कर्म हो, पर अगर वो पाप फल है, वो उस कर्म से पाप हुआ है, तो उसको भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहे इस जन्म में भोगो, चाहे अगले जन्म में भोगो। आपको जन्म तब तक लेते रहना होगा। भीष्म पितामह ने कितने जन्म लिए, तब एक पाप की सजा मिली। तो ये जन्मों के आधार को हम भूल नहीं सकते। बिल्कुल। तो जन्म कुंडली में जो ये ग्रहों की पोजीशंस होती हैं, ये हमें इंडिकेशन देती हैं कि ये कौन से पाप कर्म और पुण्य कर्म के आधार पर किस भाव में ये विद्यमान है। लेकिन इसी के साथ जैसे आपने कहा कि ग्रह जो होते हैं वही सब कुछ डिसाइड करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ये सवाल होता है कि जैसे मैं अपना व्यवसाय कर रहा हूँ, व्यापार मैंने अपना खोला है, लेकिन व्यापार खोलने के कुछ वक्त तक मेरा व्यापार बहुत अच्छा चला, मैं बुलंदियों को भी छू रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मेरा व्यापार जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे करके गिर गया, मेरे ऊपर कर्ज हो गया इतना ज़्यादा, लेकिन अब मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं दोबारा व्यापार कर ही नहीं सकता हूँ, मतलब हर तरफ से डाउन। ये कैसे? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। अच्छा सवाल क्यों है? क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। मेरे पास भी जब ऐसे लोग आते हैं ना, तो ऐसे लोगों पर भी मैंने बड़ा स्टडी किया है कि आप देखो कि जब अच्छा समय था तो बहुत तरक्की कर रहा था, लेकिन उस अच्छी तरक्की में वो अपनी गलतियों को ध्यान नहीं दे रहा, उसके अंदर ईगो आ गया, उसके अंदर घमंड आ गया, वो पत्नी को पत्नी नहीं समझ रहा है, परिवार को परिवार नहीं समझ रहा है, चीटिंग शुरू कर दी। पैसा किस रूप से कमाया जा रहा है, ये बड़ा मैटर करता है। पैसे का कहाँ उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है कि उपयोग हो रहा है, ये बड़ा मैटर करता है। आप अपने परिवार के साथ अपने रिलेशन को कैसे मेंटेन कर रहे हो, ये बड़ा मैटर करता है। आप अपने चाचा ताऊ, अपने भतीजे, अपने संबंधियों के साथ धोखा तो नहीं कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो एक साथ बिजनेस कर रहे हैं। अब भाई के बच्चे आ गए। अब मैंने देखा कि छोटे भाई का जो बच्चा है, छोटा भाई जो जब अलग हुए तो प्रॉपर्टी का 70% तो बड़े भाई ने मार लिया, और बेटे ने भी उनका, कल तक तो वो छोटे भाई के अपने चाचा के बच्चे से बिल्कुल
जय वीरू वाली दोस्ती थी, लेकिन अब उससे ईर्ष्या रखता है। बट ये क्षणिक भर चीजें हैं। जब अच्छा टाइम चल रहा है तो सब अच्छा चल रहा है, लेकिन जब ग्रहों की गति डगमगाती है तो पतन भी आरंभ हो जाता है। तो ये सब जो मैंने स्टडी किया है ना, ये सब वही कारण होते हैं। जब अच्छा समय हो तो अपने दोषों से, पापों से प्रायश्चित करके, आपके पास सारे साधन हैं, इनसे मुक्त हो जाओ। बुरे समय का क्यों इंतजार करना? अब खराब समय आया, मैंने बोला ये दान कर लो, ये उपाय कर लो, ये पूजा करनी है, ये इससे ऋण, पहले ऋणों से मुक्त हो। अभी तो पैसे हैं नहीं। अब जब पैसे थे तब इन सब चीजों पे दिमाग नहीं लगाया। अब जब समय खराब आ गया तो कितने पंडितों के पास, कितने एस्ट्रोलॉजर्स के पास, कितनी पूजाएं, कितने स्टोन्स, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि उसको अपने पापों का प्रायश्चित करना ही करना है। उसका पतन होना ही होना है। जैसे आपने, रावण ने जब पहली गलती करी थी तो भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध नहीं किया। वध कब किया? जब अति हो गई। जब अति होती है ना, तभी अति का अंत होता है। जब तक किसी भी मनुष्य के जो पुण्य कर्म बचे हुए हैं ना दोस्तों, तब तक भी भगवान उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, इंडिकेशन उसको देते रहते हैं। तो बिल्ली का रास्ता काट जाना, चोट लग जाना, आंख का फड़कना होता है ना, ये इंडिकेशन है। यानी कि ये प्रकृति हमें इंडिकेट करना चाह रही है, हम समझ नहीं रहे। कुत्ते का रोना, बिल्ली का रोना, ये सब इंडिकेशन है। और मैं ये कहता हूं कि हमें नॉलेज हो सकता है ना हो, एक आम इंसान को ये नॉलेज नहीं है कि ये किस चीज की इंडिकेशन है। बट अच्छे समय में, फिर मैं बोलूंगा, बुरे समय में तो चलो वो तो पापों का पूरा प्रायश्चित होना ही है। अच्छे समय में अपने स्टार्स के बारे में जरूर समझ ले कि जाने जाने कुछ ऐसी गलती, कुछ ऐसे पाप कर्म ना हो जाए कि अच्छा समय आपका चुटकी बजाते ही गायब हो जाए। तो जैसे गलती करने पर आपको सजा नहीं मिली, तो जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है ना, तो एकदम से पाप कर्म करने से एकदम बुरा समय नहीं आता। और दूसरे लोग ये सोचते हैं वो तो कितना पाप कर रहा है, कितनी गलतियां कर रहा हो, तो खूब तरक्की। उसको देखा देख बहुत सारे लोग और पाप करने लग जाते हैं कि वो भी तो कर रहा है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, उसको तो भगवान कुछ नहीं बिगाड़ रहे। बट उसको ये पता ही नहीं है कि अब उसके पुण्य कर्मों का फल अभी बचा हुआ है। जब तक पुण्य खत्म नहीं होगा तब तक पाप फलीभूत नहीं होगा। मैं फिर शास्त्रों में, कहानियों में जाऊंगा ना, तो बहुत सारा समय नष्ट होएगा। जबकि मेरे पास तो ये चीजें भरी पड़ी हैं, क्योंकि मैंने बड़ा डीपली स्टडी किया इन चीजों को। तो ऐसे ही जब बुरा समय आया है ना, तो कल उपाय करके परसों समय ठीक नहीं होगा। जैसे खराब समय आने में समय लगा ना, भगवान ने इंडिकेशन दिए, ऐसे ही बुरे समय से अच्छा समय आने में वक्त लगेगा। ये ग्रहों की जो दशाएं, अंतरदशाएं, ये इंडिकेशन है। जब ये आती हैं, जाती हैं, तो समय लेती हैं। राहु की दशा 18 साल की, केतु की दशा 7 साल की, अंतरदशा राहु में गुरु 2.5 साल, राहु में शनि 3 साल, राहु में बुध 2.5 पौने 3 साल, केतु 1 साल। तो ये समय लेती है। तो जब तक ये जाती है तब तक व्यक्ति को कष्ट तो भोगने ही पड़ते हैं। जैसे एक और सवाल यहाँ पर बनता है, व्यवसाय को लेकर जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरह हमारी नौकरी भी होती है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी में जैसे सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक से प्रमोशन मिलना होता है, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलता, वो डिमोशन हो जाता है। बॉस नाराज़ रहने लगता है। जो बॉस कल तक बहुत खुश थे, आपको कह रहे थे कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको हम आगे जाकर अब आपकी पोजीशन भी बढ़ा देंगे, लेकिन अचानक से वो डाउनफॉल शुरू हो गया। ये तो क्यों होता उसकी वजह आपकी नौकरी और बिजनेस, ये दोनों अलग अलग घर से देखी जाती है। नौकरी, राजसत्ता, ऐश्वर्य, भोग, प्रतिष्ठा, व्यापार 10th घर से भी देखे जाते हैं। पर नौकरी में 4th हाउस का भी बहुत बड़ा रोल है। आपको इनकम कैसे होनी है, व्यापार से, नौकरी से, 4th हाउस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें कुछ 2nd हाउस भी है, इसमें कुछ रोल 11वें घर का भी है। तो इन भावों में अगर आपकी जन्म कुंडली में दोस्तों कोई ग्रह नीच राशि में बैठा है, और जब वो अंतरदशा में आएगा, अचानक से एक झटके से आपका पतन चालू हो जाएगा। एक झटके से पतन चालू हो जाएगा। तो इन ग्रहों में, इन भावों में, 4th घर में, 11वें घर में, दूसरे घर में, 10वें घर में, 5वें घर में अगर कोई ग्रह नीच का बैठा है ना, तो जब भी उनकी अंतरदशाएं आएंगी या महादशा आएगी, वो बहुत डिजास्टर होगी।
तो उस पे उस दशा आने से पहले या तो उस ग्रह से रिलेटेड थोड़ी सी चैंटिंग करा ले, या उस ग्रह से रिलेटेड थोड़े दान कर ले। नीच के रत्न कभी धारण नहीं करने चाहिए, नीच के रत्न कभी धारण नहीं करने चाहिए। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपको डिमोशन नहीं होगा। अगर पहले से ही आप थोड़ा सा समझ लेंगे ना तो डिमोशन नहीं होगा, प्रमोशन होगा। बट ये कभी कभी जो चापलूसी होती है, दूसरों की मेहनत का फल कभी कभी जब आप लेते रहते हो ना, तो भगवान ऐसे भी सजा देता है। तो ऐसा नहीं है सबके लिए, तो ये भगवान की कभी कभी सजा भी होती है कि जैसा तूने किसी के साथ किया होगा कभी, अभी तेरे साथ हो रहा है। तो ये भी हमें थोड़ा सा, जब बुरा हो ना दोस्तों, मंथन जरूर, जैसे मैं मंथन जरूर करना चाहिए। जैसे मैं कभी कभी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई ऐसी, जैसे मैं रोज शाम को जब लेटता हूं ना, मैं एवरी डे मेरा नेचर है, मैं 4 बजे भी आऊंगा ना, तो मैं अपने घर में अपने बिस्तर पर लेटने से पहले आंख बंद करके बैठूंगा और सुबह उठने से लेकर के शाम तक उस पूरे कार्यकाल को, पूरे दिनचर्या को अपने रिमाइंड करता हूं और ये सोचता हूं कि इसमें कोई गलती तो नहीं हुई। अगर मुझे ऐसे फील होता है तो मैं अगले 2-4 दिन अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करता हूं, और जरा सा भी उत्थान या पतन, आपको पता होता है कि आप तरक्की क्यों कर रहे हो, आपको पता होता है कि आप तरक्की क्यों कर रहे हो और किस कर्म का फल है, तो आपको ये भी पता होता है कि आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है, आपका पतन क्यों हो रहा है। उसकी वजह सिर्फ आप उसको रिमाइंड करना नहीं चाहते, सिर्फ उसको याद करना नहीं चाहते। याद करोगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास होता है। एक छोटा सा और सवाल मेरे पास, जो कि समय की भी कमी है। मेरे को ये बताइए सर, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ये सवाल होता है कि जिस जगह पर, जैसे किसी के पेरेंट्स हैं, वो लगातार एक जगह पर बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर दादा भी बिजनेस कर रहा था, वहाँ पर बेटे ने भी बिजनेस किया, लेकिन जब उसका बेटा हुआ, यानी जो पोता होता है, वो वहाँ बिजनेस करता है तो वो नहीं चल पाता। इसके पीछे क्या कारण होता इसके है? पीछे देखो स्टार्स होते हैं। कभी कभी दादा और बेटे के स्टार्स मैच कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी उस बिजनेस के लिए पोते के स्टार्स मैच नहीं कर पाते। जैसे मेरे पिता ने, मेरे दादाजी ने एक पेड़ लगाया था, एक पेड़ लगाया, उस पे आम लगते थे। मेरे दादाजी के 3 बच्चे थे और तीनों बच्चे बड़े आराम से उसके फल खाते थे। अब मेरे दादाजी तो इस दुनिया से चले गए। अब जो पापा और दोनों मेरे ताऊजी थे, उनकी शादियां हुई, उनके बच्चे, एक के 7 बच्चे, एक के 5 बच्चे, एक के 8, ऐसे हम 3 भाई बहन, ऐसे अलग अलग बच्चे हो गए। अब उन्होंने और पेड़ लगाए नहीं, तो अब सबको नुकसान होने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे, कलेश होने लगे, रिजल्ट नहीं आ रहा था, मजा नहीं आ रहा था। यही बिजनेस की कहानी है। अच्छा। समय रहते जो अपने समय को अपग्रेड कर लेता है, समय रहते जो समय के साथ अपने आप को आगे बढ़ा लेता है ना, वही जीवन में सुखी रहता है। आप ये सोचो ना, दादा की फैक्ट्री थी, यही जिंदगी भर चलती, वो नहीं चलने वाली। समय के साथ आपके दादाजी, परदादाजी के समय पर क्या ये एलईडी, ये लैपटॉप होते थे? नहीं। बट आज हम उस मेथड को, अभी हम लाइट में बैठे, हम लालटेन तो नहीं जला रहे, क्योंकि हमने समय के साथ अपने आप को अपग्रेड कर लिया। हम आज भी किसी से बात करनी है, दादी से, मम्मी से, पापा से, तो हम लेटर नहीं लिख रहे हैं, हम किसी को भेज नहीं, हम राजकुमार नहीं है कि जाके हमारे संदेश लेके जाओ, पत्राचार नहीं कर रहे हैं। फोन मिलाए, मम्मी कैसी हो, वीडियो कॉल मिलाई। समय के साथ हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। इसके पीछे सर ऐसा तो रीज़न नहीं होता है ना, जैसे अगर बेटे का वो बिजनेस नहीं चला तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे के जो कुंडली में हो उसमें बिजनेस का योग ही ना हो? ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी होता है। हाँ। ऐसा भी होता है। देखो, बहुत सारे लोगों की कुंडली में ना ऐसे योग होते हैं कि जिनका समय नौकरी से, बिजनेस से भी बढ़िया होता है, और नौकरी से उनका समय, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सुंदर पिचाई, उनका एक, उन्हीं की चलो एक कुंडली लेते हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। अब देखो, जैसे हमने ना सुंदर पिचाई जी की एक कुंडली, हमें जो इस समय गूगल के आधार पर है, बट मैंने इसको स्टडी किया, ये काफी हद तक ना ये मैच करती है।
उनका मीन लगन 12 लगन में सबसे वीक माना जाता है, आपको बता दूं। अच्छा। मीन लगन, कर्क राशि, पुष्य नक्षत्र, बट नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा। हर्षण योग चांदी के पाए, ब्राह्मण वर्ण का मतलब होता है जो हमेशा ज्ञान बांटता, अपने ज्ञान से। मैं भी ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं ज्ञान बांट रहा हूं, इसलिए मुझे ये नॉलेज मैंने ली। अब उनकी कुंडली में देखे मीन लगन कुंडली, और लगन के जो मालिक हैं बृहस्पति 10th घर में बैठे हैं। तो दुनिया के जो 5 सबसे बड़े राजयोग, भद्र महापुरुष योग, फिर हंस महापुरुष योग। तो हंस महापुरुष योग इनकी कुंडली के 10th घर में, जहां से स्टेटस, ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार। अब बृहस्पति व्यापार भी और नौकरी भी है, धन भी है और स्वर्ण भी है, डिसीजन। चंद्रमा और मंगल, चंद्रमा सुग्री 5वें घर में चले गए, मंगल नीच के होके बैठ गए, साथ में बुध बैठ गए और केतु भी बैठ गए। अब महालक्ष्मी योग बना हुआ है, महालक्ष्मी योग बना हुआ है, लेकिन साथ में मंगल है, नीच के बैठे हैं, और मंगल 2nd हाउस के मालिक हैं। चश्मा भी लग गया। एजुकेशन की, आईटी या मतलब बहुत ही उनकी टॉप एजुकेशन रही होगी, क्योंकि चंद्रमा सुग्रही हो गए, मंगल साथ में बैठे, बुध ये कैलकुलेटिव, बहुत बड़े थिंकर, बहुत बड़े अच्छे राइटर, बहुत अच्छे रीड करने वाले, याददाश्त वाले व्यक्ति बन जाते हैं। अब इनकी जन्म कुंडली में स्टडी अच्छी करी, लेकिन चश्मा भी लग गया। पढ़ते पढ़ते कंप्यूटर कितना भी देखने से रेटिना वीक हुआ। अब क्योंकि 2nd हाउस के मालिक है मंगल, 2nd हाउस से आइज भी देखी जाती है, धन भी देखा जाता है। तो मंगल अपने से चौथा, इनकम, आय, भूमि, वाहन। बिजनेस करते तो शायद इनको इतनी सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन ये जिसके साथ भी जुड़ेंगे उसको राजा बना देंगे। यानी कि अगर देखूं तो आज इनको अपने जो सैलरी है वो करीबन 2600 करोड़ के आसपास की सैलरी है इनकी। 2 गूगल के सीईओ हैं और एक और कंपनी जिसके ये सीईओ हैं, और उससे इनको इतना पैकेज मिल रहा है। आज के समय पे तो ज्यादा ही होगा। तो मालिक कितना कमा रहा होगा इनके ज्ञान से, तभी तो इनको पैसे दे रहा है ना। बिल्कुल। आज हम किसी के पास भी नौकरी कर रहे हैं, अगर मालिक को हमसे फायदा है ना, तभी वो हमें उतनी सैलरी या हमें अपग्रेड कर पाएगा, नहीं तो मालिक हमारी सैलरी कभी भी नहीं देगा हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ दिनों में हमें, अभी आज ही मैंने सुना है कि एक चैनल ने करीबन अपने 200 सवा 200 स्टाफ को आउट कर दिया। उसका बिजनेस डाउन चला गया होगा, स्टाफ ने मेहनत नहीं करी होगी, या जो भी मेहनत नहीं करी, रिजल्ट नहीं आया, तो मालिक कब तक पैसे देगा। तो यहाँ पर दोनों है, स्टाफ को अपने भविष्य के लिए। अब वो 200 बच्चे जो नौकरी से निकले, क्या कल ही उनकी जॉब लग जाएगी सबकी? स्ट्रगल तो बढ़ गया ना। बट जब समय था तब उन्होंने अपने मालिक के लिए मेहनत नहीं करी। अब वो स्ट्रगल जब करेंगे तब उनको समझ आएगा कि नौकरी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो ये अपने मालिक के लिए पूर्ण वो है भक्त एकदम, कि अपने मालिक को राजा बना के छोड़ेंगे, वर्ल्ड में सबसे टॉप पे ले जाके छोड़ेंगे, और हमेशा उसके लिए एक्सपेरिमेंट करते रहना, उसको और ऊंचाइयों पे लेते। तभी तो मालिक इनके बारे में और ज्यादा सोच रहा है। तो अगर देखें, हमने बताया कि छठे, तीसरे और 11वें घर का राहु, यहां पर इनका राहु जो है 11वें घर में बैठा है। राहु इनका बहुत अच्छा है, बृहस्पति इनका बहुत अच्छा है, महालक्ष्मी योग बना है, और इनकी कुंडली में जो 12वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक पराक्रम भाव में चला, यानी कि इनके पास पावर, पराक्रम इतनी होगी जो कि बड़े बड़े आईएएस आईपीएस के पास नहीं होगी। इनका रुतबा, इनका मान सम्मान। इनका शनि तीसरे घर में बैठा है, शुक्र भी बैठे हैं, शुक्र सुग्रह ही बैठा है, तो इनको वजीर, जैसे अगर कोई राजा होता है ना तो ये उसके वजीर है। तो ऐसे ही वही पुराने समय में तो राजा महाराजाओं के वजीर होते थे, लेकिन अभी तो वजीर वाला जमाना है नहीं, उसके बाद सेनापति होता था। अभी जो कंपनी है, जो मालिक है, ये उसके वजीर यानी कि सीईओ है। तो ऐसे योग इनकी कुंडली में बने हुए 3rd हाउस और 11, यानी कि जो भुजाएं है ना, ये पावर है, ये दम्भी है, ये जिसके साथ भी जुड़ गए काम करेंगे। आज अनिल अंबानी जी हैं, भले इनका कितना भी डाउनफॉल है, इनको अपने साथ जोड़ लें, भले जो भी मर्जी इनको पैकेज देना पड़े, सिर्फ 1 साल पैकेज का हिसाब किताब करके जोड़ लें। 1 साल बाद आप अनिल अंबानी जी को देखोगे कि वो वर्ल्ड के टॉप 100 में आ जाएंगे। 1 साल के लिए सिर्फ इनको अपने साथ जोड़ लें। ऐसे स्टार्स हैं सुंदर पिचाई जी के।
तो ऐसे बहुत सारे लोगों के स्टार्स होते हैं, हमें पता नहीं होता। आज बहुत सारे मेरे बड़े बड़े, आपको मैं बता दूं, मुकेश अंबानी जी की जो वाइफ है नीता अंबानी जी, वो जितने भी हायर कैटेगरी स्टाफ है ना, सबकी जन्म कुंडलियों को दिखवा करके ही अपने यहाँ अपॉइंट करवाती हैं। अच्छा। ये इतना मैनेजमेंट देखती हैं। और बहुत बड़ा रोल मुकेश अंबानी जी की तरक्की में, उनके बच्चों की राइजिंग में नीता जी का बहुत सम्मानित महिला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो देवी हैं, वो भगवान है, बट कम भी नहीं है। कितनी चैरिटी, कितना सोशलाइज, बहुत अच्छा कर रही हैं, अपने प्रारब्धों को भी ठीक कर रही हैं, अपने आगे आने वाले जन्मों को ठीक कर रही हैं। बहुत सारे चीज़ों से उन्होंने अपने परिवार को बेइंतहा सक्सेस दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो आज कोई भी बड़ी कंपनी, मेरे भी बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे क्लाइंट हैं जो आज, जिनके पास 2-3 हज़ार, 5-5 हज़ार लोग काम करते हैं, जो बहुत हज़ारों करोड़ के मालिक हैं। तो उनको भी ये चीज़ें वो करने लग गए हैं। कुणाल, ये हम मैनेजर रख रहे हैं, ये हम अकाउंट मैनेजर रख रहे हैं, ये हम लीगल मैनेजर रख रहे हैं, ये हम इसके लिए रख रहे हैं, ये हम CFO बना रहे हैं। तो इनके स्टार्स देखो, अगर छोटे मोटे उपायों से उनकी चीज़ें ठीक होती हैं, तो अपने जितने भी हायर कैटेगरी स्टाफ है ना, उसके समय को ठीक करने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। वो अपने समय के लिए, तो वो जितना अपने घर की टेंशन अगर लेके रखेगा, तो आपके लिए वो काम कहाँ करेगा। बिल्कुल। तो कोई भी अगर हायर पोजीशन स्टाफ अगर कुछ छोटे मोटे उपायों से ठीक हो जाता है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, और भविष्य में आपको और आगे बढ़ा के ले जाएगा और तरक्की कराएगा। तो आज हमारे पास कितने स्टाफ हैं, कितने वर्कर हैं, कितना स्टाफ हमारे पास है, उन सब के स्टार्स भी हमारे बिजनेस में हमें तरक्की देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। आप, बहुत लोग कहते हैं कि अंग्रेज तो कुछ नहीं मानते, मैं कहता हूं अंग्रेज हमसे ज्यादा मानते हैं। अंग्रेज हमसे ज्यादा कैलकुलेटिव है। गूगल की न्यूमरोलॉजी या ये जो ब्रांड्स रखे जाते हैं, इनके कलर कॉम्बिनेशन, ये बहुत डेप्थ नॉलेज लेने के बाद ही इन चीजों पे काम करके आगे बढ़ते हैं, तब ये फेल नहीं होते। हम अभी विश्वास और या तो हद से ज्यादा अरे नींद नहीं आ रही, किसी ने मेरे को टोटका तो नहीं कर दिया, मैं 3 दिन से सो नहीं पा रहा हूं, मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, देखना मुझे किसी की नजर लग गई। हम अभी नजर में, जादू टोने, भूत प्रेत, अभी इन चीजों में उलझे पड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये चीजें होती नहीं है, बट जितना जिन चीजों के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये चीजें उतनी ज्यादा काम करती चली जाती हैं। जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होता जाएगा। हमें अंधेरे से बाहर निकलना है। हम अपने बच्चों को भी अंधकार में डाल देंगे ऐसी चीजें सोच सोच के। माएँ, अरे मेरा बेटा कितनी मेहनत करता है, तरक्की नहीं कर रहा है, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता। मैं कहता हूँ इन सब चीजों से बाहर, बेटा भी मेहनत में कमी है, अभी तुम्हें और मेहनत करनी है। बच्चा और बूस्टअप के साथ, अब माता रोज जी, बेटा तू बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत, अब उसको भी लगेगा यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ। वो फिर एस्ट्रोलॉजर के पास, वो ऐप में इधर उधर वो भागता फिरेगा, उपाय कराता फिरेगा। ज्योतिष को दोस्तों एक साइंस की तरीके से, गाइडेंस की तरीके से अपने जीवन में लागू करो। न्यूमरोलॉजी को अपनी गाइडेंस की तरीके से लागू करो। आज हमारे करोड़ों क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छी पोजीशन, अच्छी पहचान बनाई है, बट हमने उनको भ्रमित होने से रोका है, उनको सही डायरेक्शन, सही उनको मार्गदर्शन दिया है, तभी आज उन्होंने इतिहास रचा। मैं कहता हूँ मेरे को 100 करोड़ लोगों को नहीं मिलना, बट मैं कहता हूँ भगवान अगर 1000 लोगों को मिलवाना है तो उन्हीं लोगों के साथ मुझे जोड़ो जिनकी किस्मत को कर्मों के आधार पर तूने बदलना लिखा हुआ है। और मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हो रहा है। जब से शुक्र की दशा आई है, आज मैं जिन लोगों को भी मिल रहा हूं, तो मुझे लगता है भगवान ने तो उसकी किस्मत पहले से ही लिख दी है। बस मेरे को मिलवाना, इसकी किस्मत में ऐसे हो गया जैसे सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं और धरती का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो भगवान ने मुझे इस आदमी से मिलाया और इसी किस्मत को अंधेरे से उजाले में परिवर्तित कर दिया। एक्चुअली तो ज्योतिष ऐसा ही है। ज्योतिष आपके जीवन के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके मन मस्तिष्क के ऊपर, आपके बुद्धि के ऊपर जो अंधेरा छाया हुआ है ना, उस अंधेरे को हटाने का काम करता है, उसको रोशन करने का काम करता है ज्योतिष। सब्जी में नमक की तरीके से, चाय में चीनी की तरीके से इसको प्रयोग करोगे, जीवन आपका बढ़िया हो जाएगा।
बिल्कुल, तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, डेफिनेटली इस कार्यक्रम से बहुत सारे आपके जो सवाल आपके मन में लगातार घूम रहे होंगे, उन तमाम सवालों का जवाब तो आपको इस कार्यक्रम में ही ज़रूर मिल गया होगा। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कुणाल जी से मिलना, कुणाल जी से बात करना, या फिर आपकी तमाम प्रॉब्लम्स का सल्यूशन अगर आप कुणाल जी से मिलकर लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल करके आप कुणाल जी से मिल भी सकते हैं और पर्सनली अपनी तमाम प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी यहाँ पर पा सकते हैं। तो अगली बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन अगले एपिसोड में हम आपको यहाँ पर बताएंगे ऐसे 2 दोस्तों के बारे में, जिसमें से एक दोस्त तो राजा बन गया लेकिन एक दोस्त रंक बन गया, यानी कि एक को कामयाबी बुलंदियां मिली और एक को कुछ नहीं मिला। जरूर देखिएगा अगला एपिसोड। बहुत बहुत थैंक यू कुणाल जी, आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।